sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Morning, sir. चलो हम क्या कर रहे थे? लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस कर रहे थे ना फंक्शंस की। उसको डिफाइन किया था, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे और एक रॉन्स्कियन इंट्रोड्यूस करना था या कर चुके हैं? करना था सर अभी। करना था। अच्छा, चलो आज करते हैं। ओके, हम बिल्कुल नहीं ना किया था रॉन्स्कियन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस। No, कुछ भी नहीं sir. बताया था मैंने रॉन्स्कियन के बारे में, कुछ नहीं ना बताया। ओके, मैं ना कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से डिफाइन करता हूँ रॉन्स्कियन को। एग्जांपल्स इस सेंस में कि ओके, सपोज मेरे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं f1 एंड f2। जब मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स इट्स अंडरस्टूड कि जो f1 है वो x का फंक्शन है, f2 भी किसी वेरिएबल x का फंक्शन है, वेयर x बिलोंग्स टू सम डोमेन t। तो रॉन्स्कियन की भी बात करेंगे तो हम इसी डोमेन में बात करेंगे। तो मेरे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं f1 एंड f2। मैं एक डिटर्मिनेंट डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट रो इज द फंक्शन f1 f2, मतलब फर्स्ट एंट्री इज f1, सेकंड एंट्री इज f2। सेकंड रो जो आपकी that would be the f2 with respect to f1 to x, give of f2 with respect to x. So 2 cross 2, जिसकी पहलों में आगे दूसरी के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आगे। दिस डिटरमिनेंट ये आएगा सॉल्व कर व्हाट वी कॉल द कैन ऑफ f1 एंड f2। जो भी ये सॉल्व करके आएगा रॉन्स्कियन ऑफ f1 एंड f2, usually denoted by symbol of standard symbol नहीं है, बट normally symbol रॉन्स्कियन को डिनोट करती है w of f1, f2। तो take an example, a simple example। f को मैं x ले लेता हूँ, f को मैं x ले लेता हूँ। Excuse me, तो sir. कर मैं निकालूंगा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। Yes, sir. ब्रेक कर देता स्क्रीन, रुको स्क्रीन रिफ्रेश। जी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir.
तो F1 आपका x है, F2 आपका x में फिर e to the power 1 into e to the power x, सर आपकी आवाज फिर से ब्रेक हो रही है। तो सर कुछ भी समझ नहीं आया। which is e to the power x to x नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी भी नहीं क्लियर आ रही। No, sir. सारी screen मैंने एक बार फिर से रिफ्रेश किया है। अब आ रही है मेरी आवाज क्या? ये आवाज क्लियरली सर स्टिल अभी भी इश्यू है कोई? अब ठीक है सर। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ। अब कि अगर मेरे पास दो फंक्शन सर फिर कट गई। है सर बीच में ब्रेक हो जा रही है आवाज। तो इस केस में ऐसे कोई नेटवर्क इशू है तो नहीं मेरी तरफ से, अभी तो ठीक चल रहा है सारा। देखो आ रही है, अब आ रही है आवाज क्या? Yes, sir. या मैं मॉडेम अपना रीस्टार्ट करूं? फिर 1 मिनट के लिए कनेक्शन ब्रेक करना होगा। मॉडेम रीस्टार्ट करके आऊं अपना? Yes, sir. 2 मिनट के रुको, रिकनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
मॉडर्न भी रीस्टार्ट कर दी है। अब ठीक है आवाज, क्या बेटर है? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है, तो चलो एक बार मैं फिर से फटाफट से देखो क्या कर रहे हैं। तो आपके पास f1 और f2 के फंक्शंस दिए हुए हैं, तो उनका रॉन्स्कियन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फर्स्ट रो में आई एम राइटिंग द फंक्शंस f1 एंड f2, एंड इन द सेकंड रो आई एम टेकिंग देयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू x, f1 डैश f2 डैश। तो इट्स एन 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। तो सिंपल 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट है। दिस डिटर्मिनेंट जो भी आपका आंसर आता है, this determinant is what we call as the Wronskian of these two functions. Of course, the answer is f1 into f2 dash minus f1 dash into f2. Okay. तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लिया था, f1 को x लिया था, f2 को e to power x लिया था। सो फर्स्ट रो में आपका x e to power x है, सेकंड रो इनके डेरिवेटिव्स हैं, x का डेरिवेटिव 1 e to power x का e to power x. So if you calculate this determinant, that's x into e to power x minus e to power x, and that is the Wronskian of x and e to the power x. ठीक है। सिमिलरली अगर मैं f1 को लेता हूँ एज से x, f2 को मैं लेता हूँ एज x स्क्वायर, तो अगर मैं इनका रॉन्स्कियन निकालता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? x x स्क्वायर एज द फर्स्ट रो, 1 2x एज द सेकंड रो, that is equal to 2x square minus x square, and that is equal to x square. So the Wronskian of x and x square is x square. ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास तीन फंक्शंस हैं f1, f2 एंड f3, ठीक है, अगर मेरे पास तीन फंक्शंस है f1, f2 एंड f3, तो अगर मैं इन तीन फंक्शंस के रॉन्स्कियन की बात करता हूँ, तो द रॉन्स्कियन ऑफ दीज थ्री फंक्शंस wf1, f2, f3 is now defined to be a 3 cross 3 determinant. ठीक है, तीन फंक्शंस होंगे तो आपका एक 3 cross 3 डिटर्मिनेंट होगा, जिसकी पहली रो आपकी है f1, f2 एंड f3, सेकंड रो इज f1 dash, f2 dash, f3 dash, the third row is f1 double dash, f2 double dash and f3 double dash. ठीक है, तो ये आपकी तीन रोज हैं, and this determinant whatever it comes out to be is called the Wronskian of f1, f2 and f3. Of course the Wronskian is also going to be a function of x in general. तो ये आपका Wronskian है। इसका भी एग्जांपल करते हैं। तो let me take f1 to be equal to say x, f2 to be equal to x square, and let's take f3 to be equal to say e to the power x. तो अगर मैं इन तीन का Wronskian निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x x square e to the power x, 1 2x e to the power x, and then a 0 2 e to the power x. समझ आया? So this is a 3 cross 3 determinant. तो calculate this, आपका ये जो भी आंसर आएगा that will be the Wronskian of these three functions. तो आप कैलकुलेट करके मुझे अभी बताओगे कि इसका आंसर क्या आता है, बट अभी 2 मिनट उससे पहले मैं अगला क्वेश्चन लिख दूं। Suppose I'll take f1 to be equal to 1, f2 to be equal to suppose t, f3 to be equal to say sin t, t belonging to R. तो अगर मैं इनके Wronskian की बात करता हूँ तो इनका Wronskian अगेन इज a 3 cross 3 determinant. तो 1t sin t as the first row, 0 1 sin t का डेरिवेटिव cos t as the third row, so second row, and then a 0 0 and minus sin t as the third row. Again calculate, तो चलो वैसे भी triangular matrix है, the answer is minus sin t, and this is the Wronskian of 1t and sin t. Is that okay? Okay. एक और चीज, एक और एग्जांपल करते हैं। I'll take f1 to be e to the power iota x. मैंने ये सॉल्व किया था एग्जांपल लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस में। f2 to be equal to I'll take cos x, and f3 I'll take to be equal to sin x. तो इसमें भी अगेन एक 3 cross 3 डिटर्मिनेंट आएगा, e to the power iota x
cos x sin x iota e to the power iota x minus sin x cos x, ठीक है, एंड देन you'll have iota square जो कि -1 हो जाएगा e to the power iota x minus cos x minus sin x. Now again calculate and tell me कि ये आपका डिटर्मिनेंट क्या आता है. तो 3 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं. पहला आपका ये था, ये वाला x square and e to the power x, ठीक है. तो Wronskian of x square and e to the power x, Wronskian of 1t and sin t, and then the Wronskian of e to the power iota x cos x and sin x. तो ये तो आपका माइनस साइन टी आया था, ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया था. पहले वाला और तीसरे वाला, इसका जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओगे Wronskian क्या आता है? So first वाले का x square e raised to power x minus 2x e raised to power x plus 2 e raised to power x. x square e to the power x minus 2x e to the power x, आगे plus 2 e raised to power x. plus 2 e to the power x. Okay. And last one is 0. Okay, लास्ट वाला 0 आया है. अच्छा, एक और एग्जांपल साथ में कर लेते हैं. सिंपल सा, बहुत सिंपल सा लूंगा मैं एक एग्जांपल. I'll take x square and 2x plus 3x square. इसका भी मुझे निकाल के बता दो. x square and 2x plus 3x square. तो x square 2x plus 3x square, तो ये 1 2x 2 plus 6x and it would be 0 2 1 plus 3x. Oh, sorry, 1 plus 3x नहीं, just 6. Is it okay? Yes, sir. तो So ये minus zero 2x. 0 आ रहा है. ये 0 आ रहा है. Yes sir. यस सर. अच्छा चलो, ये Yes. 0 पक्का 0 है ना. इनका Wronskian भी 0 है. ओके चलो ठीक है, 0 आएगा. इट्स राइट. वो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो, वो डिटर्मिनेंट आपका 0 आएगा. नाउ मैंने आपको ये कहा था कि दिस Wronskian will give you a indication or a method of telling when the functions are linearly independent or when the functions are linearly dependent. ये इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस को चेक करेगा. तो with these 4 examples on board जो आपके सामने लिखी हुई हैं, can you now tell me कि how do I conclude something? मैं conclusions कैसे निकालूं? Sir, linearly dependent appear to be having a Wronskian of 0. Okay, linearly dependent have Wronskian 0. Okay, they appear to have a Wronskian 0. And what about the independent ones? Sir, non-zero. उनका तो क्या ही बोले? Precisely, that is what the indication is कि अगर आपके functions, so if f1 f2 f3 ठीक है are linearly dependent, ठीक है, then Wronskian of f1 f2 and f3 is 0. And if the Wronskian of f1 f2 f3 is not equal to 0, then f1 f2 f3 are linearly independent. ठीक है, अगर आपका डिपेंडेंट है फंक्शन तो उसका Wronskian 0 होगा. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव, जो भी हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं. ठीक है, ये आपके डिपेंडेंट फंक्शंस हैं, ये आपके डिपेंडेंट, आपको क्लियरली समझ आ रहा है डिपेंडेंट है क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है. तो डिपेंडेंट के केस में आपका Wronskian 0 आ रहा है, लेकिन अगर आपका Wronskian 0 नहीं है जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो उस केस में जो आपके ये 3 फंक्शंस हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है.
और मैंने ये जो रिजल्ट है ये बिल्कुल इसी फॉर्म में लिखा है, मैंने इसको किसी कन्वर्स फॉर्म में नहीं लिखा। मैं ऐसा नहीं लिखा, हालांकि मैं ऐसा लिख सकता था कि इफ Wronskian ऑफ f1 f2 f3 is 0 then f1 f2 f3 are linearly dependent। अब मुझे ऐसा नहीं लिखना, मैं उल्टा ही लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा कि f1 f2 f3 का अगर Wronskian 0 है, ठीक है, अगर इनका Wronskian 0 है, then f1 f2 f3 आर सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, ये तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट दिस, कि अगर f1 f2 f3 are linearly dependent then Wronskian of f1 f2 f3 is 0। मैं ये इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि जनरली ये कन्वर्स ट्रू नहीं होता। देयर इज अ काउंटर एग्जांपल टू शो कि Wronskian अगर आपका 0 है तो भी हो सकता है कि आपकी फंक्शन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए। हाँ, अगर Wronskian नॉन जीरो है तब तो पक्का इंडिपेंडेंट होंगे, तब तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आपका Wronskian 0 है तो भी हो सकता है कि फंक्शंस लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए। आई कैन गिव यू एग्जांपल फॉर दैट, लेकिन अभी नहीं दूंगा। अभी के लिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि अगर आपका फंक्शन जो है f1 f2 f3, ठीक है, अगर आपके फंक्शन जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है, देन द Wronskian ऑफ f1 f2 f3 इज 0। और अगर आपका Wronskian जो है वो नॉन जीरो होता है, ठीक है, देन डेफिनेटली f1 f2 f3 आर linearly independent। So this is an important result which I would be needing. This is an important result which I would be needing। ठीक है, हाँ, एक और चीज, मैं जब भी ये सारे Wronskians कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो f1 f2 f3 है, ठीक है, इनके जो डेरिवेटिव्स हैं सेकंड ऑर्डर तक के, यानी कि f1 डबल डैश f2 डबल डैश f3 डबल डैश, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे then of course I won't be able to calculate the Wronskian and I won't be able to use this result। उस केस में मुझे अपनी लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस डेफिनेशन से ही चेक करनी पड़ेगी। उस केस में मुझे अपनी लीनियर इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस फिर से डेफिनेशन से ही लगा के चेक करनी पड़ेगी। तो आई एम अज्यूमिंग दैट f1 f2 f3 they have higher order derivatives, जितने भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। दिस डेफिनेशन ऑफ कोर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ फंक्शंस। तो अगर मेरे पास 4 फंक्शंस हैं f1 f2 f3 एंड f4, प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स इनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं हर ऑर्डर के जहां तक मुझे रिक्वायर्ड है। तो अगर मैं ये 4x4 डिटर्मिनेंट लेता हूँ f1 f2 f3 f4 f1 dash f2 dash f3 dash and f4 dash in the second row, then f1 का सेकंड डेरिवेटिव, f2 का सेकंड डेरिवेटिव, f3 का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, एंड f4 का सेकंड डेरिवेटिव, एंड देन फाइनली f1 का थर्ड डेरिवेटिव, f2 का थर्ड डेरिवेटिव, f3 का थर्ड डेरिवेटिव एंड f4 का थर्ड डेरिवेटिव। तो ये आपकी एक 4x4 मैट्रिक्स है। ये जो भी डिटर्मिनेंट आएगा f1 f2 f3 f4 का Wronskian होगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट जो है दैट इज द Wronskian of f1 f2 f3 एंड f4। So this definition of course can be extended to any number of functions। यूजुअली खैर हम थ्योरेटिकली सिर्फ 4-5 फंक्शंस तक ही यूज करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस हम मैन्युअली कर भी नहीं सकते। सो एट द मोस्ट हमारे पास 3 या 4 फंक्शंस होंगे जिनका हम Wronskian निकालेंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब मैं Wronskian की बात कर रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो मेरे फंक्शंस हैं उसके उस ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स जहां तक हमें रिक्वायर्ड है। अगर 4 फंक्शंस हैं तो मुझे थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड है, अगर 3 फंक्शंस हैं तो मुझे सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स रिक्वायर्ड है एंड सो ऑन। तो आई एम कैलकुलेटिंग द Wronskian accordingly assuming that those derivatives exist and the result is कि अगर आपके फंक्शंस डिपेंडेंट हैं तो Wronskian 0 होगा और अगर आपका Wronskian नॉन जीरो है then the functions are independent। So this is what I would be mainly needing and this is how I would be mainly calculating the or checking the linear independence and dependence of functions। Is that okay? सर पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या मतलब?
कि ये रिजल्ट अगर ऐसा मतलब इसका प्रूफ क्या है भी ऐसा होगा हमेशा ही जीरो आएगा? प्रूफ है इसका, प्रूफ ऑफ कोर्स है, लेकिन अगर मैं अभी प्रूफ बताऊंगा तो एक तो काफी टाइम लगेगा। थोड़ा सा आपको प्रूफ समझने के लिए जितनी मैथमेटिकल बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है वो अभी आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड शायद है भी नहीं। मैं कोशिश करूंगा आपको इसका प्रूफ प्रोवाइड करूं। मेरे पास प्रूफ तो है इसका, डेफिनेटली है। बिना प्रूफ के मैथमेटिक्स में कोई भी चीज नहीं होती। बट द थिंग इज कि हम अभी जो ये रिजल्ट लिख रहे हैं ये सिर्फ एक प्राइमरली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। तो इसलिए अभी के लिए आप थोड़ा सा मेरी बात ये मान लो कि आप इसको सपोज कर लो कि ऐसा होता है। मैं आपको इसका प्रूफ कभी ना कभी प्रोवाइड कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि व्हाई डज इट हैपन कि अगर आपके फंक्शंस जो है वो डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन 0 होगा, एंड अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो फंक्शंस आपके इंडिपेंडेंट होंगे। I have a proper proof for it, but of course I am not giving you the proof right now. ठीक है? Will that be okay? अभी के लिए। Yes sir, no problem sir. ठीक है, अभी के लिए। देखो, एक और चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो ये है कि हम जो भी मैथमेटिक्स करते हैं स्पेशली, आप लोग हो जैसे, आप जो मैथमेटिक्स कर रहे हो, यू आर बेसिकली स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर, राइट? ठीक है, यू आर स्टडिंग टू बी एन इंजीनियर। एक आपका मैथमेटिक्स होता है, ठीक है, एक आपकी होती है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज फिजिक्स। ठीक है, द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज फिजिक्स। ठीक है, तो एक आपकी होती है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, एक आपकी होती है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। ये जो एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स होती है इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, या इसी चीज को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, जो ये मैथमेटिक्स वाले लोग होते हैं ना, जो ये सिर्फ मैथमेटिक्स करते हैं, जिनको इससे या इससे कोई मतलब नहीं होता डायरेक्टली, ऑफ कोर्स मतलब तो होता है, क्योंकि बिना फिजिक्स के या बिना इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स का भी कोई मतलब नहीं बनता, अनलेस यू नो हाउ टू अप्लाई थिंग्स, इट मेक्स नो सेंस इन स्टडिंग देम। बट चलो, जो लोग सिर्फ मैथमेटिक्स करते हैं वो हर चीज का प्रूफ लिखते हैं। उनके लिए एक स्टेप से अगले स्टेप पे तभी जाएंगे वो अगर उनके पास उस चीज का एक वैलिड रीजन, एक वैलिड प्रूफ होगा। अगर वो वैलिड रीजन, वैलिड प्रूफ नहीं होगा तो वो वहीं पे रुके रहेंगे, लेकिन वो आगे नहीं जाएंगे। जो फिजिक्स वाले होंगे वो एज्यूम करके चलेंगे कि हाँ चलो मैथमेटिशियन ने प्रूफ कर दिया, हम वो मान के चलते हैं कि उसने वो प्रूफ सही किया है, लेट अस अप्लाई दैट मैथमेटिक्स टू गेट रिजल्ट्स ऑफ फिजिक्स। और जो इंजीनियर्स होंगे वो नॉर्मली ये कहेंगे कि छोड़ो, भाड़ में जाए मैथमेटिक्स, भाड़ में जाए फिजिक्स, हमें सीधा टेक्नोलॉजी से मतलब है, हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से फिजिक्स को हम अप्लाई करते हैं सो दैट हम डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। अब ऐसा नहीं है कि आपको टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए फिजिक्स के फंडामेंटल्स या प्रूफ्स या मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स या प्रूफ्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ हद तक आपको उन प्रूफ्स को, उन टेक्निक्स को पीछे छोड़ना पड़ता है। वो इसलिए छोड़ना पड़ता है बिकॉज इफ यू गो डीप इनटू मैथमेटिकल प्रूफ्स तो आप मैथमेटिक्स करते रह जाओगे, आप कभी भी इंजीनियर नहीं बन पाओगे। यू अंडरस्टैंड? आप मैथमेटिक्स करते रह जाओगे, आप कभी भी इंजीनियर नहीं बन पाओगे। तो you'll always have to believe and suppose certain things in mathematics and physics in order to become an engineer. But I'm not saying that you should not learn the proofs or you should not understand the proofs. Proofs are important. ठीक है, proofs are important. Logic आपको तभी क्लियर होता है चीजों का, ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी या किसी इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ चीजें सपोज करनी पड़ती हैं बिना प्रूफ के, तो थोड़ी देर के लिए आप उन चीजों को सपोज करके आगे बढ़ना शुरू करो, मतलब आगे बढ़ना सीखो। बट डोंट फॉरगेट द प्रूफ्स ऑफ कोर्स। आप डोंट फॉरगेट कि आपने मुझे अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो ये आपने गलत पूछा है, या आपको ये आना नहीं चाहिए, या ऐसा नहीं है कि मैं आपको ना बताऊं, ना बता के आपका काम चल जाएगा। ऑफ कोर्स हो सकता है ना बता के आपका काम चल जाए, ठीक है, बट
knowing a proof definitely helps you to understand the subject better. ठीक है, हमारा जो मैथमेटिक्स का कोर्स है, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, जो आप सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ रहे हो, जो आगे आप अपने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ोगे, दैट इज मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है, लेस ऑफ प्रूफ्स बट मोर ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, तो चलो ये वैसे जनरल बात थी. जस्ट वांटेड टू टेल यू कि आप इंजीनियर्स बन रहे हो तो आप इंजीनियरिंग का एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, व्हाट डज एक्चुअली इंजीनियरिंग मींस फॉर यू. ठीक है, you need to develop technology, you need to apply your mathematics and physics to develop technology. 80% or even more than 80% of engineering is physics and mathematics, and maybe a little bit of chemistry, of course. Chemistry भी होती है, maybe हर इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन बहुत सारी इंजीनियरिंग है. जैसे अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की बात करोगे तो उसमें तो ऑफ कोर्स केमिस्ट्री इज नंबर 1 एंड देन यू हैव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. बट इफ यू टॉक अबाउट मे बी सीएसई, आईटी और मे बी इवन सम एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो उसमें केमिस्ट्री का एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना मैथमेटिक्स और फिजिक्स का है. मैथ्स का तो डायरेक्ट रोल है, मैथ्स का तो हर जगह ही है, लेकिन बाकी चीजों का ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड की बात कर रहे हो. ठीक है, चलो हम अपने रॉन्स्कियन पे वापस आते हैं. ये आपसे वैसे ही डिस्कशन की थी इसके बारे में. तो रॉन्स्कियन अब हमें क्लियर है. ऑफ कोर्स प्रूफ पेंडिंग है. आई विल टेल यू द प्रूफ इफ नीडेड. तो अगर आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है, f1 f2 fn या एनी नंबर ऑफ फंक्शंस, तो इफ f1 f2 fn आर लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, देन Wronskian of f1 f2 fn is 0. ठीक है, and if Wronskian of f1 f2 fn is non-zero, then f1 f2 fn are linearly independent. ठीक है, so this is what I would be primarily needing in order to solve my differential equation. So once I have this with me, let me again come back to the differential equation. मेरी differential equation थी a naught dn plus a1 dn minus 1 plus a2 dn minus 2 plus an minus 1 into d plus an applied on y. अभी मैं to start with homogeneous equation की बात करता हूँ, तो I'll take my right hand side to be 0. Of course a naught a1 ये जितने भी हैं, ठीक है, they are supposed to be constant. ठीक है, a naught a1 an they are supposed to be constants. So let us now find the solution of this differential equation. Let us now find the solution of this differential equation. एक result है, ठीक है. Again I am not giving you the proof of this result right now. मैं आपको अभी इसका proof नहीं दूंगा. वो ये कहता है कि this differential equation, this above differential equation has n linearly independent solutions. Say, let me call them y1, y2, yn. ठीक है, of course these are functions of x. ठीक है, तो इसके y1x, y2x,ynx and linearly independent solutions होंगे. ठीक है, and general solution of this differential equation is given by c1 y1, y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus cn yn. That means a linear combination of y1 y2 yn, where c1 c2 cn are arbitrary constants. ठीक है, where c1 c2 cn are arbitrary constants. तो मैंने आपको ये बोला कि ये जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है a naught dn, ठीक है, प्लस a1 dn minus 1 प्लस an
-1d plus an applied on y equal to 0. This has n linearly independent solutions. ठीक है, say y1, y2, yn, and general solution is y is equal to c1 y1 plus c2 y2 plus cn yn. ठीक है, a general solution is given by this, where c1, c2, cn are arbitrary constants. So is this result okay? सिर्फ द स्टेटमेंट, ऑफ कोर्स एग्जांपल करूंगा और चीजें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए स्टेटमेंट ठीक है इस रिजल्ट की? Yes, sir. ठीक है, तो आगे कल करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे आगे. ओके ओके सर. ओके सर. मैं एक क्लास वैसे भी पीछे हो गया, कल मैंने क्लास नहीं ली थी. चलो